बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद यासीन, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उखाड़ा। आज मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा वो है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री फर्स्ट ईयर के पहला चैप्टर उसके लास्ट वाले टॉपिक्स में आता है। इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, अगर हम एग्ज़ाम के हवाले से बात करें, या शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल की फॉर्म में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद भी आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जी, स्टोइकियोमेट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इनके दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं। वो रिलेशन कौन सा है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। याद रखें, केमिस्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट की बेस पे हम बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं। कोई भी इंडस्ट्री आप बात कर लें, जैसे यूरिया है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, या आप कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसके लिए पहले पेपर वर्क करते हैं। जो रिएक्शन जो उसके अंदर आपने करवाने हैं, जिन केमिकल्स को आपने मिलाना है, उनको आप पहले केमिकल इक्वेशन के थ्रू केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं जिसको फिर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आप जो है वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अब जब हम बात करते हैं उस रिएक्शन की या उस केमिकल चेंज की, तो उसमें जो चीज़ें, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो रिएक्टेंट है, जो चीज़ बनेगी वो हमारे प्रोडक्ट है। अब जब हम इस लेवल पे बात कर रहे होते हैं तो हम एक स्टडी करते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज यूज्ड एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। मतलब ये कि कितना रिएक्टेंट लेंगे उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, या कितना प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हम कितना रिएक्टेंट लेंगे, ये है क्वांटिटी के लिहाज से इसके अंदर रिलेशनशिप। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको स्टडी करना बाय यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको ब्रांच को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। ये केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। केमिस्ट्री की एक सब डिवीज़न कह लें कि जो ब्रांच कह लें कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अब जाहिर है, जब हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे होंगे तो हम कोई एक इक्वेशन लिखेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। अब जो केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन जो है उसकी लिमिटेशन है कि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं पता चलता, कुछ जो एक्चुअल में कंडीशंस होती हैं वो उसका नहीं पता चलता। हाँ, कुछ कंडीशन जो है वो उसके ऊपर लिखी भी होती हैं, बाद दफ़ा हम लिख देते हैं, लेकिन वो उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे रही होती, ये एक उसकी लिमिटेशन है। लेकिन क्वांटिटी के लिहाज से ज़रूर हमें पता चल जाता है कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं जी, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ। अब HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन। अब इसकी भी कुछ ना कुछ अमाउंट ले लेते हैं और इसकी भी कुछ ना कुछ अमाउंट लेके हम रिएक्शन करवाते हैं और ये बन जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है,
या तो हम ये कहते हैं जी हम इतने ग्राम हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं या इतने ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना चाहते हैं, उसके लिए कितना मैग्नीशियम लेंगे, कितना हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे कि उससे हमारी डिमांड पूरी हो जाए। या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको ये कहे जी इतने ग्राम मैग्नीशियम है, इतने ग्राम HCl से रिएक्ट करवाएं, बताएं जी मैग्नीशियम क्लोराइड कितना बनेगा, हाइड्रोजन कितना बनेगा। तो इट्स मीन ये दोनों तरीक़े से प्रोडक्ट के बारे में भी पता लगाया जा सकता है, रिएक्टेंट के बारे में भी पता लगाया जा सकता है बाय यूजिंग दिस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इस रिलेशन को जब हम यूज़ करके वो सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो ये ब्रांच कहलाती है स्टोइकियोमेट्री। अब देखें 2-3 चीज़ें, एक तो कंडीशन ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को हम लेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे, और जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले रहे होते हैं तो इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनना है। ये एक रेफरेंस हमें मिल जाएगा, एक स्टैंडर्ड हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन से। जैसे ये इक्वेशन मोल में लिखी होती है, अगर इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना आना चाहिए कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि 1 मोल मैग्नीशियम react with 2 moles of HCl, it produce 1 mole of magnesium chloride and 1 mole of hydrogen gas। इनके पीछे जो नंबर लिखे होते हैं, जो कोएफिशिएंट होते हैं, एक्चुअली उस बैलेंस इक्वेशन के अंदर उस केमिकल्स के वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मसलन इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1 कंसीडर होता है, इसका मतलब इसका 1 मोल है। इसके पीछे 2 है तो इसका मतलब इसके 2 मोल हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो हमें जो इस बैलेंस इक्वेशन से इंफॉर्मेशन मिली वो ये मिली कि अगर 1 मोल इसका लिया जाए, 2 मोल इसके लिए जाए तो इससे 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इस रेफरेंस की बेस पे हमें वो ये पूछ सकता है कि जी बताएं 2 मोल मैग्नीशियम से कितना बनेगा, हमें वो पूछ सकता है जी बताएं 5 मोल HCl से कितना ये प्रोडक्ट बनेगा। तो किसी भी तरह से इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जब हमें वो डिफरेंट अमाउंट देगा कि जी बताएं इतने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनेगा या इतना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें रिएक्टेंट कितना चाहिए, तो इसके लिए 2 शराइत हैं, 2 कंडीशंस हैं जिनको हमें मानना पड़ता है, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। एक तो ये है, ये तो शर्त है ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, चले इसको पहले देख लेते हैं फिर हम उस पर आते हैं। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको फॉलो करेंगे। एंड तीसरा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये लॉ है, पिछली क्लासेस में आप इनको पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि आप देखें एक्चुअली ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो लिखी होगी ना वो इन लॉज को फॉलो करके ही बनाई जाती है। मसलन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि जो मास होता है वो डिस्ट्रॉय ना हो, मास प्रोड्यूस ना हो, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो। मसलन इधर मैग्नीशियम है तो इधर भी मैग्नीशियम होगा, ये नहीं है कि इधर जाके वो ख़त्म ही हो जाए, होगा मैग्नीशियम ही, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है कि यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल की फॉर्म में था, अलग था, और यहाँ पे मैग्नीशियम साल्ट की शक्ल में है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह HCl यहाँ पे एसिडिक फॉर्म में है, जब ये आगे गया तो इससे हाइड्रोजन गैस बनी और एक पार्ट इसका जो है वो साल्ट बनाने में यूज़ हो गया। तो इट्स मीन कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हुई, कोई भी चीज़ नई नहीं आई, जो चीज़ रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट में, केमिकल नेचर बदली। ठीक है। अब एक तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है कि मैटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड,
कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। मैथ के लिहाज से आप देखें तो जितना मैग्नीशियम इधर होगा उतना ही इधर होना चाहिए, चाहे वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल का हिस्सा हो, लेकिन होगा उतना ही। ठीक है, ये एक तो ला ये है। दूसरा ला है डेफिनेट प्रोपोर्शन। मसलन मैग्नीशियम क्लोराइड का इस तरह से लिखा जाना, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को शो कर रहा है कि इसके अंदर मैग्नीशियम और क्लोराइड की जो आपस में रेशो है वो एक फिक्स रेशो है, और अगर ये रेशो आप चेंज करेंगे तो ये कंपाउंड नहीं रहेगा। वो यही कंपाउंड जो है वो इस कंपाउंड के अंदर ये रेशो फिक्स है, 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड। ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले। तो इन लॉज को हमें फॉलो करते हुए बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई जाती है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब आप यूज़ करते हुए, जब भी आप स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे वो आप रिएक्टेंट निकाल रहे हो, चाहे वो आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो आपको 2 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। ज़ाहिर है वो कोई ना कोई अमाउंट देगा कि जी बताएं इतने ग्राम मैग्नीशियम होगा तो उससे ये कितना बनेगा। तो जो अमाउंट वो देता है, शर्त ये है, पहली कंडीशन ये है, जब हम कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस में पहली कंडीशन ये है कि ऑल रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट दिए गए हों, शुड बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जितना रिएक्टेंट, सपोज वो आपको कह देता है जी 24 ग्राम मैग्नीशियम है, तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो आपने 24 ग्राम की कैलकुलेशन करनी है। ये नहीं है कि आप 24 की बजाय 20 ग्राम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब 4 ग्राम जो है वो तो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। जबकि कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आप ये कहेंगे कि 24 ग्राम है, तो 24 का 24 ग्राम ही आगे रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये अलग बात है, कुछ आगे चीज़ें आती हैं, कुछ एक चीज़ एक्सेस में हो जाती है, एक चीज़ जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, वो मुख्तलिफ कंडीशन है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट हमें दिया गया है वो प्रोडक्ट में चेंज होना चाहिए। जी, तो सेकंड जो है वो कंडीशन, पहली कंडीशन है ऑल रिएक्टेंट मस्ट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दूसरी जो कंडीशन है वो है नो साइड रिएक्शन अकर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो केमिकल इक्वेशन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है सिर्फ वही होनी चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइड रिएक्शन है क्या। साइड रिएक्शन हर वो रिएक्शन, या वो कह लें कि हर वो प्रोडक्ट जो इसके अंदर बने तो सही लेकिन उस इक्वेशन में लिखा हुआ ना हो। फॉर एग्जांपल, हम कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब सपोज करते हैं कि ये है कि जिसमें कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान सपोज कहीं पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बने, लेकिन इस इक्वेशन में लिखी हुई नहीं है, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज साइड रिएक्शन। बिकॉज ऐसी चीज़ बनी, ऐसा रिएक्शन हुआ जो इसके अंदर मेंशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं साइड रिएक्शन। ये क्यों ज़रूरी है, इस कंडीशन को हमें क्यों फॉलो करना पड़ता है जब हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके लिए इसकी वजह यह है कि जब आपको ये कहा जाए कि इतने ग्राम कार्बन है, बताएं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, तो आप तो कैलकुलेशन इसके तहत करेंगे, लेकिन उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में चली गई
अब वो आपके प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं रहेगी। वो कैलकुलेशन में तो आप कहेंगे कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए, लेकिन चूंकि वो साइड रिएक्शन हो जाएगा और साइड रिएक्शन की वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो साइड पे निकल गई, तो लिहाजा जो हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कर रहे होते हैं जिसमें हमें ये देखना होता है कि इससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, एक्चुअल में उतनी वो नहीं बनती। इसलिए हम ये पहले ही कंडीशन रख देते हैं कि जब आप स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जो भी उसके अंदर प्रोडक्ट बने, जो भी चीज़ है वो इस इक्वेशन के अंदर मेंशन की होनी चाहिए। ये है कंडीशंस फॉर स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 किस्म के रिलेशनशिप आपकी बुक में बताए गए हैं। पहला है मैस टू मैस रिलेशनशिप। ये जो कैलकुलेशन है उसकी बात की जा रही है कि मैस टू मैस रिलेशनशिप है, इसकी मैं डिटेल अभी बताता हूँ आपको। दूसरा है मैस टू मोल रिलेशनशिप है, और तीसरा है मैस एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखिए, एक्चुअली जैसे मैंने इस इक्वेशन में आपको बताया है कि ये जो बैलेंस इक्वेशन लिखी होती है, चाहे वो ये वाली बैलेंस इक्वेशन है, चाहे वो ये वाली है, या किसी भी रिएक्शन के लिए हो, तो उसको पढ़ते हैं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl, इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह आप इस इक्वेशन को पढ़ें तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स मीन ये जो इक्वेशंस लिखी होती हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन, उसमें मोल टू मोल रिलेशनशिप होता है जो हमें रेफरेंस के तौर पर मिल रहा होता है, जिसमें हमें ये पता चल रहा होता है कि इतने मोल रिएक्टेंट है, इतने मोल प्रोडक्ट है। तो ये रिलेशनशिप मोल टू मोल कहलाता है, इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन आपको जो रेफरेंस, जो रिलेशन बताती है वो मोल टू मोल का है। अब आप उन मोल्स को मैस में भी बदल सकते हैं। मसलन आपको वो कह देते हैं जी 24 ग्राम कार्बन है, बताएं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे या कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये रिलेशनशिप फिर क्या हो जाएगा, मैस टू मैस। मतलब वन थिंग जो है वो उसका भी मैस दिया हुआ है, जो दूसरी चीज़ है उसका भी मैस है। अब ज़रूरी नहीं कि यह भी यही मालूम करना हो, बाज़ दफ़ा ये दिया होता है हमने रिएक्टेंट का मैस मालूम करना होता है, बाज़ दफ़ा रिएक्टेंट का मैस दिया होता है हमने प्रोडक्ट का मैस मालूम करना होता है। तो ये कहलाता है मैस टू मैस रिलेशनशिप। जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें सारी डिटेल आएगी। सपोज इसको मैं मोल में करने की बजाय इसका मैं मैस अगर कहूँ तो मैं कहता हूँ जी इसका मैस निकालें तो 12 ग्राम बनता है 1 मोल का, इसका 1 मोल का 32 ग्राम बनता है, इसका 1 मोल का 44 ग्राम बनता है। तो इट्स मीन ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि 12 ग्राम मैस, 32 ग्राम मैस जो है जब ये रिएक्ट करते हैं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उसका भी मैस हम ले रहे हैं। तो ये है मैस टू मैस रिलेशनशिप के जिसमें रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी दोनों ही मैस में होते हैं, चाहे उसमें एक चीज़ जो है वो दी होती है, गिवन होती है, और एक चीज़ जो है वो हमने उसमें से मैयर या कैलकुलेट करनी होती है। दूसरा है मैस टू मोल। मसलन आपको इसके ये ग्राम बता दे कि 12 ग्राम है और 32 ग्राम है, ऑक्सीजन बताएं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। अब एक चीज़ जो गिवन वैल्यू है वो मैस में दे दी, जो पूछा गया वो मोल में। या ये भी हो सकता है कि इसके मोल दे दिए जाएं कि जी बताए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस।
इसका मैस पूछा जा सकता है, मसलन एक का मैस दूसरे का मोल, या इसके मैस और इसके मोल, इनको भी आपस में रिलेट किया जा सकता है। उसमें भी आप यही बात यूज़ करेंगे कि अगर इनके हम मैस की बात करते हैं 12 ग्राम 32 ग्राम और इसके मोल की बात करें तो हम कहते हैं जी 1 मोल, तो हम कहेंगे जी 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये मैस है। इट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मोल के साथ आ गए। दूसरी चीज नेक्स्ट जो है वो मैस टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है कि एक चीज़ का मैस दिया हुआ हो, गिवन मैस हो सकता है और पूछा वॉल्यूम हो सकता है, मसलन इसका वॉल्यूम वो पूछ ले, ठीक है, या ये हो सकता है कि एक चीज़ का वॉल्यूम दिया गया हो उसका मैस पूछ ले। वॉल्यूम से मैस, मैस से वॉल्यूम, ये भी निकाला जा सकता है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, या जो भी हमें वो रिएक्शन देगा उसके मुताबिक हम चेंज करेंगे। इसके लिए हो सकता है फर्दर कुछ और कंडीशन भी चाहिए होती हैं। बाद दफ़ा टेम्परेचर प्रेशर को ले लेते हैं, बाद दफ़ा रेफरेंस हमें लेके चलते हैं STP वाला, तो उस लिहाज से हमें जो है वो वॉल्यूम को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या फर्दर जब कोई इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी हो सकता है कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस में हो, आप वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप भी ले सकते हैं कि इसका इतना वॉल्यूम है उसका इतना वॉल्यूम है, आप एक का वॉल्यूम से दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन बात यह है सारी चीज़ें हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हिंट हमें मिलना है, जो रेफरेंस हमें मिलना है, वो केमिकल इक्वेशन होनी है, और केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिलेशन हमें बताया गया होता है वो मोल का है। अब आपको आइडिया हो गया पहले होगा कि जो मोल है उसको मैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, मोल को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, मोल को दूसरे मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के मोल को जब हम उसके वो प्रोडक्ट बना रहे हों, या कोई भी दूसरी साइड जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मोल से मॉलिक्यूल लेवल पे भी जा सकते हैं कि हमें वो मॉलिक्यूल पूछ ले तो फिर भी हम मोल से मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, ये था आज का स्टोइकियोमेट्री। असल जो चीज़ है ये आपको मज़ीद क्लियर होगी जब हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। इसके अंदर लास्ट में जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।